नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज के दौरे पे हूं और इस बीच सीवान लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि मैंने सीवान लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और इस दौरे में मैंने पाया कि सीवान लोकसभा क्षेत्र का चुनावी राजनीति क्या कहता है। सीवान लोकसभा क्षेत्र के चुनावी राजनीति पर यदि आप बात करेंगे तो तीन नाम सीवान लोकसभा क्षेत्र में गूंज रहे हैं। उन तीन नामों में सबसे बड़ा नाम जो है वो हिना साहब का है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और वे इस बार मुस्लिम मतों के साथ साथ सवर्ण मतों के बल पर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। उनके पीछे समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जुटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सीवान में अभी हिना साहब का हवा बह रहा है। तो अब सीवान में क्या हो रहा है और सीवान का समीकरण किस तरह से बदल रहा है, आज यही बातें होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद सीवान का राजनीतिक समीकरण कैसे घूमा है, इस पर बात होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, आपको बता दें, आप सभी जानते भी होंगे, कई बार चर्चा भी हो चुकी है कि सीवान में प्रत्याशी कौन कौन से हैं। तो सीवान में आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं, जनता दल यू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब हैं। तो हिना साहब से ही दोनों को मुकाबला करना है, क्योंकि चुनाव का जो फिजा है उसमें हिना साहब इन सभी प्रत्याशियों से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अब उस आगे बढ़ने में सीवान का समीकरण कैसे बदलेगा या नहीं बदलेगा, या सीवान का इतिहास क्या कहता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सीवान में हिना साहब से लोगों को सहानुभूति भी है। सहानुभूति इसलिए है कि पिछले 3 चुनावों से हिना साहब लगातार चुनाव हारती रही हैं और वो जब चुनाव मैदान में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं तो अब बात पार्टियों की नहीं हो रही है। हिना साहब ने अपने चुनावी स्ट्रेटजी में भी अंतर लाया है। अब उनके साथ जो घूमने वाले लोग हैं वो भगवाधारी हैं। आप यदि हिना साहब को किसी गांव में घूमते हुए देखेंगे तो उनके साथ घूमने वालों में अधिकांश संख्या सवर्ण जातियों के मतदाताओं की होगी, उनके समर्थकों की होगी। तो इसी से ये अनुमान आप लगाइए कि सीवान लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में सवर्ण मतदाता जो हैं वो हिना साहब के पक्ष में गोलबंद हैं। मुस्लिम मतदाता तो हिना साहब के साथ लगे ही हुए हैं। इसके अलावे शहाबुद्दीन के जो समर्थक हर वर्ग के, हर जाति के लोगों में हैं और जिनके लिए शहाबुद्दीन ने कुछ किया है, वे हिना साहब के साथ लगे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जब चौथी बार हिना साहब चुनावी मैदान में हैं तो उनके पक्ष में समीकरण ये है। लेकिन यदि बात अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अचानक से विजय लक्ष्मी के पक्ष में लोग गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सवर्ण मतों की गोलबंदी से जितने भी अन्य पिछड़े तबके के वोटर हैं वो विजय लक्ष्मी के पक्ष में गोलबंद होते हुए दिखे हैं। कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, बरई, लोहार, इस तरह के जितने भी वोटर हैं, कुम्हार, ये सब जो है वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद है। इसके अलावे प्रधानमंत्री की सभा के बाद यदि बात करें तो राजपूत जातियां जो माना जाता है कि सीवान में हिना साहब के साथ में खड़ी हैं, या भूमिहार जातियां जो हिना साहब के साथ खड़ी हुई दिखती हैं, ब्राह्मण जातियां, उनमें अब एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। ये बातचीत में पता चलता है और ये तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी सीवान का इतिहास रहा है कि एक दिन पहले चुनाव पलट जाता है। यदि इतिहास दोहराया गया तो पिछले 3 चुनावों से ऐसा ही होता रहा है। तो यदि इतिहास दोहराया गया तो सीवान की परिस्थितियां बदलेंगी, वरना सीवान में अभी भी गांव-गांव में हिना साहब का बोलबाला है। तो अब चुनाव के एक दिन पहले क्या होगा, क्या गोलबंदी होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि ऐसे आप देखिएगा तो सीवान में आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में
कोई वैसी हवा नहीं दिखाई देती है जैसी हवा हिना साहब के पक्ष में है या विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में धीरे धीरे गोलबंद होते जा रहा है। मुझे जो लगता है कि अंत में आरजेडी के कैडर वोटों के अलावे अवध बिहारी चौधरी के पास कोई पूंजी नहीं बचेगी। हिना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच ही चुनावी लड़ाई होगी और ये चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। देखना है कि 25 तारीख को जब मतदान होगा तो उस समय चुनावी समीकरण क्या होगा, क्योंकि मैंने जब सीवान के कई गांवों में घूमा तो देर रात तक सवर्ण जातियों के गांव में यदि आप देखेंगे तो मतदाताओं के बीच चर्चा हो रही है कि आखिर हिना साहब को वे क्यों मतदान कर रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। तो इस पर आप यदि बात करेंगे तो ये अंदर की बात है। लोगों का एक आशंका होती है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से शहाबुद्दीन का दौर लौट आए। आतंक का जो बातें करते हैं जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं, जो खुद हिना साहब के साथ अभी खड़े हैं, कि कहीं ऐसा ना हो, उनके मन में कहीं ना कहीं एक चोर छिपा है कि विकास के मामले में तो शहाबुद्दीन आगे थे ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो आरोप उन पर है आतंक के मामले में कहीं वो वापस न लौट आए, क्योंकि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी हैं और उन्हीं को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं होती रहती है। तो पूरा समीकरण क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सीवान के समीकरण को यदि आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हिना साहब के पक्ष में गोलबंदी बहुत तेजी से है। सवर्ण मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हिना साहब के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और दूसरे तरफ से मुस्लिम मतदाता तो उनके साथ लगे ही हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर यदि दोनों मतों को जोड़ दिया जाए तो फिर मामला हिना साहब के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सीवान की राजनीति हर बार घूम जाती है और यही एक आशंका है जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा अंतिम समय में कहीं बाजी न पलट दे, और यदि वो बाजी पलटेंगी तो सीवान में जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, और सीवान में जब समीकरण बदल जाएंगे तो रिजल्ट भी बदल जाएंगे। तो सीवान में अवध बिहारी चौधरी का भाग्य खुलता है। हिना साहब का किस्मत में इस बार चौथी बार चुनाव लड़ने पर उन्हें सांसद बनने का मौका मिलता है, या पहली बार जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरी हैं उनके किस्मत का ताला खुल जाता है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन आप यदि नज़र गड़ाएंगे, बड़ी बारीकी से सीवान की राजनीति को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि नहीं, वास्तव में लड़ाई दो ही प्रत्याशियों के बीच में है। चाहे हल्ला जो करे, वो हिना साहब एक प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी और दूसरे तरफ से जब मतदान होंगे तो विजय लक्ष्मी के समर्थक भी उनके साथ जुटे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के कैडर वोट जो हैं वो अब धीरे धीरे विजय लक्ष्मी के पक्ष में शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो अंतिम समय में क्या होगा, सीवान की जो राजनीति है वो अंतिम समय में कहां घूमेगी, इसके लिए आपको इंतजार 24 तारीख की रात तक करना पड़ेगा। और 25 तारीख को जब मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर लाइन लगाकर जब वोट गिराते नजर आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर वोट कहां जा रहा है। वैसे रिजल्ट तो 4 जून को ही आना है। तो आप इंतजार कीजिए सीवान की राजनीति में क्या हो रहा है, सीवान की राजनीति कहाँ जा रही है, और जो ये हवा है वो हवा रहता है या हवा बदल जाता है, इसके लिए आपको 24 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए आप भी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे तो बातें होंगी, और बातें होंगी तो आपसे दिल की बातें होंगी और चुनावी समीकरणों की बातें होंगी। तो अभी आप मुझे दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।